खुद जयराम जी जाकर के भी सबमिट कर सकते हैं। ये दोनों स्थितियाँ हैं कि इंटेंशन इसमें कितना ज़्यादा गलत है, सही है, जनता इसका आकलन करेगी। गिरिडीह लोकसभा में अपना नामांकन दर्ज कराए जयराम महतो और उसके बाद पता चलता है पुलिस वहां पहुंच जाती है उनको गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन उसके बाद वो फिल्मी अंदाज में बिल्कुल गायब हो जाते हैं। जोहार, नमस्कार, आदाब, मेरा नाम अपराजिता पांडे है। आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स और हजारीबाग अपडेट्स के तमाम दर्शकों के मन में होगा कि जयराम आखिर कहाँ है। ज्यादा बातचीत के लिए संजय मेहता हमारे साथ मौजूद है। कहाँ है जयराम महतो? जयराम महतो झारखंड में हैं और अपने चुनावी कामकाज में लगे हुए हैं और जो उनका चौथा सेट का नामांकन का प्रपत्र था उस प्रपत्र को जमा करने की तैयारी में हैं। अच्छा, एक नोटिस जारी किया गया, उनके घर पे भी वो नोटिस चिपकाया गया कि जितने भी हस्ताक्षर हैं वो संदेहास्पद हैं, 10 के 10 हस्ताक्षर। उसमें से दो व्यक्ति भी जो हैं वो भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। ऐसे में 7 तारीख को भी जो है सशरीर उपस्थित होने का ये दिया गया है जयराम महतो को, तो क्या उपस्थित होंगे वो 7 तारीख को? 2 रास्ते हैं इसमें। पहले मैं आपको समझाता हूँ। चुनाव की जब प्रक्रिया होती है और जब आप नामांकन दाखिल करते हैं तो उसमें 2 पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है एक नॉमिनेशन का फॉर्म, दूसरा पार्ट होता है एफिडेविट का पार्ट। एफिडेविट के पार्ट में प्रस्तावक नहीं लगते हैं, एफिडेविट में सिर्फ आपका साइन चाहिए होता है। नॉमिनेशन के पार्ट में प्रस्तावक लगते हैं। सवाल ये है, ये कितनी हास्यास्पद बात है और कोई भी आदमी समझ सकता है लॉजिकली कि मैंने आपका हस्ताक्षर पहली बार देखा, आप अपराजिता पांडे जी हैं, मैंने आपका हस्ताक्षर पहली बार देखा, ये मैं कैसे जान जाऊँगा कि आपका जो हस्ताक्षर है वो सस्पिशियस है, संदेहास्पद है। और ऐसी परिस्थिति में जब कोई व्यक्ति 3 साल से आंदोलन कर रहा हो, लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहा हो, चुनावी राजनीति में जाने के लिए बहुत ही संजीदगी से, गंभीरता से अपने फॉर्म को भरता है और अपने 10 प्रस्तावकों से अपने फॉर्म पर हस्ताक्षर कराता है, निश्चित तौर पर हस्ताक्षर ओरिजिनल होगा। कोई भी आदमी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि किसी का फर्जी हस्ताक्षर करेगा। और जब आप किसी का हस्ताक्षर पहली बार देख रहे हैं तो आपने ये कैसे जान लिया कि वह हस्ताक्षर संदेहास्पद है? तो सबसे पहला, ये नोटिस कानूनन सही हो सकता है क्योंकि आरओ को अधिकार है कि अगर उन्हें कुछ भी ऐसा संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति प्रतीत होती है तो वो नोटिस कर सकते हैं, ये उनका कानूनी अधिकार है। मेरा कहना है कि जो इंटेंशन है उसमें कहीं ना कहीं ये बात दिखाई पड़ती है कि जो इंटेंशन है वो गलत है। इसलिए हम साफ तौर पर ये कहना चाहेंगे कि अगर हम लोगों को नोटिस दिया गया है तो हम लोग अपने प्रस्तावक को प्रस्तुत भी करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि उसमें जो हमारे कुछ प्रस्तावक हैं उसमें कुछ साथी जेल चले गए हैं। अब 7 तारीख की उनकी शारीरिक उपस्थिति कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसमें एक रास्ता ये है कि जो चौथा सेट का हमारा नामांकन है उसमें सभी हम 10 प्रस्तावक बदल देंगे और सभी 10 नए प्रस्तावकों के साथ एक नया नॉमिनेशन हम लोग फॉर्म सबमिट करेंगे। तो क्या होता है कि जब आप 4 सेट में नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो अगर 3 सेट आपका रिजेक्ट भी होता है और चौथा अगर एक्सेप्ट होता है तो आपका नॉमिनेशन एक्सेप्टेड माना जाएगा। तो ये एक हमारे पास रास्ता है और इसी रास्ते पर हम लोग आगे का विचार कर रहे हैं। 7 तारीख को क्या जयराम महतो सशरीर उपस्थित होंगे? देखिए, जब एक बार आप नॉमिनेशन कर देते हैं तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया में शपथ ग्रहण की एक प्रक्रिया होती है। जैसे कोई चुनाव लड़ करके जीतता है तो उसको शपथ कराया जाता है, ठीक उसी तरह नामांकन करने के समय भी शपथ कराया जाता है और इलेक्शन कमीशन उसका वीडियो रिकॉर्ड करता है। तो एक बार जब आप शपथ ग्रहण कर लेते हैं नॉमिनेशन की प्रक्रिया में उस निर्वाचन क्षेत्र में, तो आपके लिए अब कोई ज़रूरी नहीं कि आप सशरीर जाएं, आपके प्रस्तावक भी जा करके आपके नॉमिनेशन के फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, ये नियम है। तो प्रस्तावक भी जा करके सबमिट कर सकते हैं, खुद जयराम जी जा करके भी सबमिट कर सकते हैं, ये दोनों स्थितियाँ हैं। अच्छा, एक बात है कि एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही थी जयराम महतो की, जब वो इस तरह आंदोलन में अपना कदम रखे और फिर कूदे इसमें कि सीने से लगाए हुए थे भारतीय संविधान को वो, और वो तस्वीर बहुत वायरल हुई कि भारतीय संविधान को सीने से लगाए हुए उसको मानने वाला बंदा झारखंड में आंदोलन कर रहा है। और अभी एक माजरा होता है बोकारो का ये कि वो पुलिस आती है हिरासत में लेने के लिए, फिर वो सभा करते हैं और उसके बाद फिल्मी अंदाज में बिल्कुल गायब हो जाते हैं। आप कह रहे हैं झारखंड में वो अपनी तैयारियां, जनसंपर्क और सारी चीज़ें कर रहे हैं लेकिन गायब हो जाते हैं, तो क्या इस पे अब बोलेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको इस पर अपना जवाब पेश करता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि इंटेंशन इसमें कितना ज़्यादा गलत है, सही है, जनता इसका आकलन करेगी। 1 तारीख को बोकारो में जो कुछ भी हुआ था उस पर FIR लॉन्च हुआ, हमारे 4 साथी जेल चले गए। उस FIR के मामले में 41A का नोटिस जो भी उस मामले में एक्यूज्ड हैं उनको तुरंत कर दिया गया। 1 तारीख को FIR हुआ, 3 तारीख को सबको 41A का नोटिस 2 दिनों के अंदर कर दिया गया। नगड़ी थाने में जो मामला दर्ज है, जो 4822 का मामला है, जो 2022 का मामला है, और विधानसभा घेराव का मामला है, मार्च 2022 का मामला है, उसमें 41A का नोटिस, ये जानकारी हमें मिली कि उन्होंने रिसीव नहीं किया। दूसरी बात कि जब हम नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, कोई व्यक्ति चुनाव की प्रक्रिया में जा रहा है, और आपको मैं बताना चाहता हूं, आपके तमाम दर्शकों को, कि जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं K. रवि कुमार, जो शायद मैं सही हूं तो
के रवि कुमार ने कहा कि सबके लिए इक्वल लेवल का प्लेग्राउंड होना चाहिए इलेक्शन में, सबके लिए समान अवसर उपलब्ध कराना चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है और तमाम क्षेत्र के जो आरओ और ऑब्जर्वर हैं ये उसको सुनिश्चित करेंगे। समान अवसर उपलब्ध कराने का मतलब ये है कि अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो आप किसी को जेल में डाल देंगे और कोई जेल से बाहर चुनाव लड़ेगा तो सेम लेवल प्लेग्राउंड नहीं हुआ। एक के लिए हो गया कि स्थितियां विकट हो गई, उसके नेता जेल चले गए, और दूसरे के लिए हुआ कि उसकी स्थिति बेहतर होगी क्योंकि उसके नेता बाहर हैं। तो मेरा कहना यह है कि हमारे ऊपर अगर कोई एफआईआर था, अगर टाइगर जयराम महतो के ऊपर कोई एफआईआर था, तो जिस वारंट को लेकर के आप उनके नॉमिनेशन के दिन लेकर के आए थे, 2022 में एफआईआर हुआ मार्च में, पूरा 2022 दिसंबर तक, पूरा 2023 दिसंबर तक और पूरा 2024 का ये चौथा महीना बचा हुआ था, आपने उन तमाम जगहों पर कभी भी इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर एक बात सामने आती है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाता है तो तमाम वारंटियों पर कार्रवाई के लिए जो प्रशासन है उसको कहता है कि आप तमाम वारंटियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करिए। मेरा कहना यह है कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट झारखंड में लागू हुआ, आदर्श आचार संहिता लागू हुआ पूरे देश में इलेक्शन अनाउंस होने के साथ ही, तो उसके बाद भी उन्होंने कई जन आशीर्वाद सभाएं की, चतरा में सभा की, हजारीबाग में मेरे नामांकन के सभा में आए और सभी जगहों पर गए। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगे रहने के दौरान भी उन्होंने कई सभाओं को संबोधित किया, तो उस दौरान भी आपने उनको अरेस्ट करने की कोशिश नहीं की। लेकिन जैसे वो अपना नामांकन दाखिल करने जाते हैं आप उनको अरेस्ट कर लेते हैं। फिर दूसरी परिस्थिति, आज जब हमारे फिर एक प्रत्याशी रांची में लोकसभा के जो प्रत्याशी हमारे देवेंद्र नाथ महतो, फिर वो अपना नामांकन दाखिल करने जाते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष रिजवान अंसारी को अरेस्ट कर लिया जाता है। हमारे पार्टी के महासचिव, संगठन के महासचिव फरजान खान को रात के 3 बजे घर में दरवाजा तोड़ करके अरेस्ट कर लिया जाता है। ये कैसी बर्बरता है, ये कैसा जुल्म है, ये कैसी पुलिसिया बर्बरता है, ये पूरा झारखंड देख रहा है। और इस बात का मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि झारखंड की जनता देख रही है और वोट की बुनियाद पर ये झारखंड की जनता चोट करेगी। जो जितना जुल्म हो रहा है पुलिस के रास्ते से, इस जुल्म को अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जुल्म की सीमा अपने इंतहा पर है, बहुत एक्सिस इसका बहुत ऊपर चला गया है। ये हम लोगों के लिए एक बहुत दुख की घड़ी है और तमाम अपने समर्थकों से ये कहना चाहते हैं कि आप सब पेशेंस बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए। सच परेशान जरूर होता है, पराजित नहीं होता है। स्क्रूटनी की आपकी बात करते हैं, आज स्क्रूटनी था आपका, क्या कुछ आया? स्क्रूटनी था, कल इसकी सूचना मिली थी जिला निर्वाची कार्यालय के द्वारा, और आज जो जिला निर्वाची पदाधिकारी और सहोपायुक्त हजारीबाग मैम डीसी जो हैं नैन्सी सहाय जी, वो बैठी हुई थी और स्क्रूटनी किया। और चूँकि मैं पहले नंबर का प्रत्याशी हूँ तो पहला स्क्रूटनी मेरा ही हुआ। उन्होंने सब कुछ चेक किया कि मैंने सभी इस प्रपत्र को सही से भरा है कि नहीं। तो उन्होंने पहला अनाउंस किया कि आपके सभी सेट सुरक्षित हैं, मतलब सभी सेट जो आपने प्रपत्र भरा है, जो भी उसका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसमें आपने भरा है, तो आपके सभी 4 सेट को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो सभी 4 सेट मेरे एक्सेप्ट कर लिए गए हैं और मैं आधिकारिक तौर पर अब हजारीबाग लोकसभा का इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ और अपने संगठन के द्वारा समर्थित प्रत्याशी हूँ। चुनाव चिन्ह कब मिल रहा है? अगले 2 दिनों में वो चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। जैसे ही स्क्रूटनी की प्रक्रिया, नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होती है, फिर चुनाव चिन्ह हमें दे दिया जाएगा और उसके बाद फिर चुनाव में हम लोग और भी ज़ोर शोर से प्रचार में लगेंगे। लेकिन फिलहाल स्थितियाँ थोड़ी विकट हैं क्योंकि हम लोग परेशान हैं, साथियों का बेल कराना, साथी जेल जा रहे हैं, पुलिस पकड़ रही है, पुलिस की दबिश है और इस कारण से हम लोग थोड़ा परेशान हैं, विचलित हैं। अच्छा, जेबी केसेस की बार बार बात हो रही है, क्या जेबी केसेस जब से ज़बान पे आया लोगों के, युवाओं के, उसके बाद से क्या फेरबदल हुए राजनीति में? पहली फेरबदल तो ये हुई कि सामान्य पृष्ठभूमि के लड़के, सामान्य पृष्ठभूमि के नौजवानों ने राजनीति में अपना स्थान बनाने का सपना देखा। अभी की परिस्थिति में क्या है, आपके तमाम दर्शकों को मैं एक फैक्ट दे रहा हूँ, वो चेक कर लेंगे इंटरनेट पर जाकर के। इंडी अलायंस और एनडीए अलायंस, मैं सभी जगहों पर ये बात को कह रहा हूँ, 14 कैंडिडेट उधर से हैं और 14 कैंडिडेट इधर से हैं। ये जो 28 कैंडिडेट हैं, 28 के 28 कैंडिडेट, मतलब 100% जो कैंडिडेट हैं वो या तो किसी सांसद के घर से हैं, या तो किसी विधायक की पत्नी है, कोई सांसद की बेटी है, कोई वर्तमान एमएलए है, कोई एक्स एमपी है, कोई मतलब इसी तरह के है, कोई एमपी है, कोई एमएलए है, कोई भी साधारण पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट नहीं दिया गया है। और जो हमारे जितने भी प्रत्याशी जिनको हम लोग अनाउंस किया और सभी साधारण पृष्ठभूमि के हैं, सभी साधारण घर के लोग हैं। तो राजनीति में ये परिवर्तन हम लोगों ने करके दिखाया कि साधारण गरीब मजदूर किसान का बेटा, खेती बाड़ी करने वाले लोग भी आकर के राजनीति में एक स्थान बना सकते हैं और झारखंड की सियासत में एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। और ये एग्जाम्पल हम लोगों ने सेट किया और बिना किसी पैसे के, बिना किसी पूंजी के लाखों लाख की भीड़ को हम लोगों ने सड़कों पर उतार कर दिखाया है। बोकारो इसका गवाह बना है, हजारीबाग इसका गवाह बना है, झारखंड के तमाम इलाके 3 साल में इसका गवाह बना है कि हम लोगों के पास कितनी भीड़ आती है और उसमें 1 रुपया भी किसी को हम लोग नहीं देते हैं।
एक और सवाल है लोगों के मन में जी। लगातार कि जो भी ये माजरा हुआ बोकारो में, उसके बाद पूजा नाम की एक जो है उन्होंने नामांकन दाखिल किया, कहीं वो वही पूजा तो नहीं जो जेबी केसेस की नेत्री थी? इस पर अभी मैं कुछ भी आधिकारिक तौर पर आपको सूचना नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इसकी कोई सूचना अब तक हम तक नहीं पहुंची है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ऐसी क्या परिस्थितियां बन रही हैं, क्योंकि आमतौर पर चुनावी राजनीति के दौरान सभी पार्टियों और दलों और जो लोग भी चुनाव लड़ते हैं तो बैकअप में कुछ एक प्लान रखते हैं कि अगर आपात परिस्थितियों में, चूँकि इस वक्त समय कम होता है, तो हो सकता है कि ऐसी किसी बात पर बातचीत चल रही होगी। चूँकि लगातार साथियों से संपर्क नहीं स्थापित हो पा रहा है, कई साथियों के फ़ोन ऑफ हैं, लोगों से लगातार बातचीत नहीं हो पा रही है, तो एक कम्युनिकेशन गैप है। तो इस कारण से ये इन्फॉर्मेशन अब तक मेरे तक नहीं पहुंच पाई है। इस पर हम एक बार क्रॉस चेक करके आपको ज़रूर इसकी जानकारी देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो संजय जी, बहुत शुक्रिया। फिर आपसे मुखातिब होंगे और आपके चुनावी दौरे को लेकर के फिर आपसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हजारीबाग अपडेट्स के तमाम दर्शकों को और आपको भी। तो संजय मेहता हमारे साथ थे, ये लोकसभा हजारीबाग के प्रत्याशी हैं और ऐसे में जयराम के मुद्दे को लेकर के जो भी सवालात आपके मन में थे, मुझे लगता है कि जो भी सवाल आपके मन में थे उसका आंसर जो है, सटीक आंसर संजय मेहता ने दे दिया होगा। इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।